वीडियो को आधा मत देखिए। नहीं, ये कोई मेंटल हुक नहीं है जिससे मैं आपको वीडियो देखने को कह रहा हूँ। वीडियो लिखी ही इस तरीके से गई है कि अगर इसे आधा देखा जाए तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। वीडियो को समझने के लिए इसे अंत तक देखना जरूरी है। अगर वीडियो बंद करनी है तो ये सबसे सही वक्त है, और अगर नहीं तो आइए जानते हैं नकारात्मकता से भरा एक ऐसा नियम जो आपको सकारात्मक सोच से भर सकता है। जो कुछ बुरा हो सकता है वो होके ही रहेगा। कितनी मनहूस बात है ये, है ना? मानो जैसे बुरा होना तय है। एक निराशावादी सोच इस बात की तरफ ऐसे ही देखेगी, और क्या पता शायद आशावादी भी। वैसे बात इस बात के मनहूस होने से नहीं है, लेकिन बात यह है कि क्या यह बात सच है। जो कुछ बुरा हो सकता है वो होके ही रहेगा। ये वाक्य ऐसे ही मशहूर नहीं हुआ है। ये वाक्य एक नियम दर्शाता है, एक ऐसा नियम जो सतह के नियतिवाद की कल्पना से ज्यादा गहरा है। मैंने नियतिवाद कहा क्योंकि जो भी वाक्य या फिर संकल्पना ये बात स्पष्ट रूप से कहती हो कि कोई चीज होके ही रहेगी, तो वो संकल्पना नियतिवाद का समर्थन करती है। मानो जैसे चीजें पहले से तय हो। क्या मैं ऐसी सोच को मानता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कभी ऐसी सोच या संकल्पना को मान ही नहीं सकता जो मुझसे मेरे नतीजे छीन ले। ये मेरे लिए इंसानी तौर पर आजादी गंवाने जैसा है। तो फिर क्यों हम एक ऐसा नियम देख रहे हैं जो ये कहता हो कि जो कुछ बुरा हो सकता है वो होके ही रहेगा? वो इसलिए क्योंकि ये नियम कोई मामूली नैतिकवादी सोच नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी मनोवैज्ञानिक खामियों को दिखाता है। खामियां जो हमारी मानसिकता में गड़ी हुई है। और इस खामी को जानने के बाद शायद आप इस नियम को पूरे तरीके से समझ पाए और जान पाए कि इस नियम में निराशा से ज्यादा जानने को बहुत कुछ है। क्या यह नियम है जो मनहूस है या फिर हमारी मानसिकता? आइए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं मर्फीज लॉ की। मैं कुछ महीनों से एक बड़ी चीज पे काम कर रहा था जो कि लगभग पूरी हो चुकी है। उसी चीज की रिसर्च के वक्त यह संकल्पना सामने आई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये उस मॉड्यूल से हटाकर सभी के लिए बना दी जाए। तो इसीलिए हम यहाँ हैं। मर्फीज लॉ किसी फिलॉसफी से नहीं आया है, वो इंजीनियरिंग से आया है। एडवर्ड मर्फी जिनकी बुनियादी तौर पर यह संकल्पना है, वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने इस संकल्पना का इजाद किया। इजाद कहना थोड़ी बड़ी बात होगी क्योंकि ये संकल्पना बस उनके विवरण का नतीजा थी, यानी कि समझाने का एक तरीका थी। दरअसल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मामूली गलती भी एक बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकती है। इसीलिए मर्फी अपने लोगों को ये बात अक्सर समझाते थे, जो कुछ गलत हो सकता है वो सब गलत होगा ही, आपको उस गलती को भी ध्यान में लेना है। और यहीं से मर्फीज लॉ आया। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। इस बात को बताया अलग तरीके से गया और इसे समझा अलग तरीके से गया, खासकर निराशावादी लोगों के द्वारा। इन निराशावादी लोगों की तरफ आने से पहले एक साइकोलॉजिकल टर्म समझ लेते हैं, निगेटिव बायस। निगेटिव बायस एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना के साथ साथ एक तथ्य भी है जो इंसानी प्रवृत्ति पर आधारित है। इंसानी दिमाग हमेशा नकारात्मक नतीजों के प्रति ज्यादा झुका हुआ होता है, और इसका लेना देना किसी इंसान के मनहूस होने से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत मनहूस होने से है। स्वाभाविक तौर पर पूरा इंसान नकारात्मक ही है, इसीलिए नहीं क्योंकि यह हमें पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये स्वभाव हमें जिंदा रखता है। करोड़ों सालों से हुए जैव विकास का यह परिणाम है। हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है ताकि कुछ भी अनपेक्षित और अनजान न रहे।
चीज़ों का अनजान होना हमें रोमांचित तो कर सकता है, लेकिन वो हमें डराता है। इसीलिए हमारा दिमाग हर हालात के नकारात्मक नज़रियों को पहले ही देखता है और उन्हें पहले ही भांपने की कोशिश करता है, ताकि नकारात्मक नतीजे उतने अनपेक्षित ना रहे, जिससे उनसे होने वाली हानि को टाला जा सके या फिर कम किया जा सके। सीधे शब्दों में इसे बताया जाए तो हमारा दिमाग हालातों के उन बुरे परिणामों को भी पहले ही सोच लेता है, जो कि आने वाले कल की सिर्फ एक संभाव्यता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आभासी संभाव्यता से बचा जाए जो कि शायद आ सकती है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। इसीलिए तो हमें असल जिंदगी से ज्यादा हमारे ख्याल परेशान करते हैं। और वो लोग जो जिंदगी में अचानक हुए हादसों से गुजरे हैं, उनका दिमाग इस बर्ताव को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। यही बर्ताव अगर काबू के बाहर चला जाए, जहां दिमाग उन ख्यालों को असल खतरा समझने लगे, तो मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। निगेटिव बायस एक स्वाभाविक बर्ताव है जो हमारे दिमाग ने हमारे बचाव के लिए सीखा है। बस ये ज्यादा हो जाए तो इसका परिणाम निराशा हो जाता है। इसी निराशा से मर्फीज लॉ एक निराशावादी नियम लगता है। अगर जो कुछ गलत होना ही है वो होके ही रहेगा, तो कोशिश ही क्यों करनी है। ये भी एक तरीका है इस नियम को देखने का, लेकिन एक और भी है। अगर जो कुछ गलत होना है वो होके ही रहेगा, तो क्यों ना योजना ही इस हिसाब से बनाई जाए जो कि नतीजों पे निर्धारित ही ना हो। इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग निष्पक्ष नहीं होता। जब सब ठीक होता है तो वो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी भी बिगड़ती है, दिमाग सक्रिय हो जाता है। ये नकारात्मकता नहीं बल्कि रचना है। हमारा दिमाग गलती और खतरे को देखने के लिए बना है। इसी वजह से 10 कामयाबियों से ज्यादा एक नाकामी ज्यादा याद रहती है, 10 तारीफों से ज्यादा एक आलोचना ज्यादा असर करती है, और 10 सही निर्णयों से ज्यादा एक गलती ज्यादा चुभती है। ये भी निगेटिव बायस का ही हिस्सा है। जैसे कि डैनियल कानमैन ने कहा है, नुकसान फायदे से ज्यादा भारी महसूस होता है। अपने सपनों से ही समझते हैं। हम अपने सपने के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ योजना नहीं बनाते, हम बनाते हैं अपेक्षाएं जो नियंत्रण का आभास तैयार करती है, और नियंत्रण दिमाग को शांत करता है। अब मान लीजिए कि आपकी इस योजना में कुछ चीजें बिगड़ती हैं। अब उन बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने के लिए आपको हल्के बदलाव की जरूरत है। तब हमारा दिमाग उस बदलाव को बदलाव नहीं बल्कि नुकसान समझता है, और वो छोटी सी रुकावट पूरी योजना को ही बर्बाद कर देती है। मर्फीज लॉ को समझना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ एक अति आशावादी सोच को तोड़ता है, जो कहती है कि सब ठीक होगा। सब ठीक नहीं हो सकता। यही तो फितरत है जिंदगी की। अगर आप ये मानते हैं कि सारी चीजें आपकी योजना के अनुसार ही होंगी, तो जिंदगी की कहानी का एक स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं होगा। कई बार चीजें बिगड़ेंगी, खराब होंगी, बिखरेंगी, लगभग बर्बाद होंगी, लेकिन ये ठीक है। जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है। तरीका वो है जो आप चुनते हैं। बस एक चीज याद रखिए, टिके रहिए, क्योंकि जीतते वही है जो टिके रहते हैं। तो क्या इसका मतलब अच्छे परिणामों की उम्मीद लगाना गलत है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद रखिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे बेहतर नतीजों की उम्मीद रखिए, लेकिन तैयार सबसे बदतर नतीजों के लिए भी रहिए। इससे अलग एक और तरीका है जो समझना मुश्किल है और अपनाना तो और भी मुश्किल। एक ऐसा तरीका जो श्री कृष्ण ने बताया है।
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका हक सिर्फ अपने कर्म पर है, उस कर्म के परिणाम पर नहीं। परिणामों को नियंत्रित करने की आपकी चाहत आपको अस्वस्थ करती है, क्योंकि अपेक्षा ही पीड़ा का मूल है। आपको समझना होगा कि आप महज नतीजे नहीं हैं। हाँ, जानता हूं मैं, दुनिया जालिम है, सिर्फ नतीजों से ही काबिलियत नापी जाती है यहाँ। लेकिन गौर से देखिए, आपकी ये दुनिया आपके बगैर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया ना आपके दोस्तों से बनती है, ना ही आपके घर वालों से, ना आपके बच्चों से, और ना ही आपके प्यार से। आपकी ये दुनिया सिर्फ आपसे बनती है। आपकी दुनिया आपको नहीं बनाती, आप अपनी दुनिया बनाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि सब अच्छा होगा, लेकिन यकीन मानिए, जिंदगी बिखरने में एक दिन भी नहीं लगता। हम योजनाएं बनाते हैं, वादे करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हर चीज बिखर सकती है। हाँ, ये जानना थोड़ा डरावना जरूर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये उन चीजों की अहमियत भी समझाता है। अपने आप से ईमानदार रहिए। चीजें बिखर रही है तो देखिए, ठीक जा रही है तो और मेहनत कीजिए, और बिखर चुकी है तो बस ये समझ लीजिए कि आपको बिखरने की जरूरत नहीं है। फिर से शुरू कीजिए, फिर योजना बनाइए, फिर तैयार हो जाइए। योजना को टूटने की आजादी दीजिए, अपने आप को नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, द बेस्ट प्लान यू विल एवर हैव इज you.